हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स इसमें आपका क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल की ओर, मीन्स जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, ठीक है, और वो आपका सेकंड सेल में जा रहा है। मीन्स सेकंड सेल में कब जाएगा? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? सेकंड सेल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब वो दूसरे सेल या हायर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर लेवल से लोअर ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, जब उसकी जो एनर्जी है एमिट हो जाएगी या रिलीज हो जाएगी, तब वो क्या करेगा कि हायर लेवल से कहाँ, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपका जो एनर्जी है एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, मीन जब इलेक्ट्रॉन आपके जंप कर रहे हैं इनिशियल ऑर्बिटल से फाइनल ऑर्बिट में। ठीक है, तो जो आपका डेल ई है, तो डेल ई क्या हो जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ई एफ माइनस ई आई। एंड आपका जो ई होता है उसका फॉर्मूला है ई एफ इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, या ये ई इक्वल टू है आपका माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फाइनल का हो गया और ये आपका इनिशियल का हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, तो डेल इक्वल टू, तो ये आपकी फाइनल की वैल्यू होगी और ये इनिशियल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू प्लस होगी तो इसे हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो फिर हम आर एच को कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम आर एच को कॉमन ले लेते हैं तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, आर एच को कॉमन ले लिया हमने, वन अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आर एच की वैल्यू ये है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 18 जूल, वन अपॉन एन आई स्क्वायर अपॉन माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है, हम जानते हैं, तो डेल इक्वल टू होता है आपका एच न्यू। ठीक है, और यहाँ से हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो आपकी न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल ई अपॉन एच। ठीक है, एंड अब जो डेल ई की वैल्यू यहाँ आपने निकाल रखी है, तो डेल ई की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकली हुई है। ठीक है, तो डेल ई अपॉन एच है, एच आपका कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 होता है। ठीक है, तो फर्स्टली तो ये हो गया आपका इसकी वैल्यू। ठीक है, तो न्यू इक्वल टू डेल ई अपॉन एच हो गया, डेल ई के ऊपर आपकी आई थी आर एच, वन अपॉन एन आई स्क्वायर मैंने वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, तो ये उसकी वैल्यू आ गई अपॉन यहाँ पर एच आ गया, तो यहाँ पर आपने एच की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो एच की वैल्यू रखी तो इसकी वैल्यू
आपकी इसकी वैल्यू आ गई 3.29 मल्टीप्लाई 10⁻15। तो यहाँ पर 1/n² माइनस 1/nf²। तो यहाँ पर जो यूनिट होता है न्यू का होता है हर्ट्ज में निकालते हैं हम, तो ये हर्ट्ज में वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर ये तो आपकी न्यू की वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी। अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर न्यू वार इक्वल टू न्यू अपॉन सी होता है। ठीक है, तो आपने न्यू निकाल रखा है, तो आपने अभी न्यू निकाल रखा है, इसकी वैल्यू इतनी है अपॉन सी। सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई 10⁸ रख दिया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई आपकी 1.09677 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf²। तो जो आपका वेव नंबर हम पर मीटर में डिनोट करते हैं, तो इसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक मीन, जैसे आपके हाइड्रोजन है मीन जिनमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन लाइक आयन मीन्स जैसे आपका He पॉजिटिव है। ठीक है, तो He पॉजिटिव है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या Li2 पॉजिटिव है, Li2 पॉजिटिव है तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे आयन के लिए ये हम इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे En होता है आपका -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻−18 अपॉन n² जूल पर एटम मीन जब हम जूल पर एटम में निकालते हैं इसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर हम किलो जूल पर मोल में निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी ये होती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये होगा इन्फिनिटी मीन्स जैसे हमने अभी निकाला सेकंड सेल में चले गया, थर्ड सेल में चले गया। ठीक है, तो -E1 मीन्स फर्स्ट सेल से या फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी में चली गया, तो आपकी इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू आपकी 2 पॉइंट जैसे यहाँ पर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए है तो वहाँ पर आपका जो n² 1 होगा। ठीक है, तो वहाँ पर -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻−18 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आप किलो जूल पर मोल में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, तो ये हो गया जेड न्यूक्लियर चार्ज हो गया था जिसकी वैल्यू जो एटॉमिक नंबर होता है तो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका Z² है तो इसकी वैल्यू सेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी सेम। अभी निकाला है कि इन्फिनिटी से फर्स्ट सेल में निकाल दिया तो आपने, तो Z² इंटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, क्योंकि अब ये तो आपका आगे केवल 1 के लिए। अगर जेड एटॉमिक नंबर मैंने बताया न्यूक्लियर चार्ज है जो आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो जेड अगर हीलियम है, हीलियम पॉजिटिव में वैसे 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो एटॉमिक नंबर 1 के लिए आपकी जो वैल्यू आई है वैल्यू ये आई है Z² आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही है तो दोनों सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 हो गया तो ये Z² आ गया। अगर हम एटॉमिक नंबर 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो हमने एटॉमिक नंबर 2 के लिए निकाला है तो यहाँ पर है Z², तो 2 का स्क्वायर हो गया, जो आयन एनर्जी है हाइड्रोजन की उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और उसकी वैल्यू ऊपर निकाल रखी है आपने 1311.8 निकाली थी किलो जूल पर मोल में, तो 4 हो गया। अब ऐसे आपका लिथियम है, लिथियम 2 पॉजिटिव है तो Z=3 हो जाएगा। ठीक है, तो आयन एंथैल्पी एनर्जी कितनी होगी
9, क्योंकि जेड स्क्वायर इंटू आयरन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू आपके ऊपर आई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ बोर थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन मीन्स, अब ये तो अभी ऊपर आ गया है कि आपकी जो एनर्जी है कितनी है, -1311/8/n²। अब पहले आया था आपका क्वांटा, ठीक है, कि मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रिमूव होते हैं, ठीक है, वो एक कंटिन्यूसली नहीं होते हैं, वो एक क्वांटा में होते हैं, तो वही आपका क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये है the electron can take only certain fixed value of energy. It means that when the electron gain or loss energy, it does so in such a way that n has a value which is a whole number. Electron does not gain or lose energy in a continuous manner. आगे बताया जाता अभी कि ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो या तो जंप करते हैं बस्ट करके हायर ऑर्बिट से आपके लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। मीन्स वो एक जैसे आपका क्वांटा था या फोटोन है कि एक कंटिन्यूसली नहीं होता है, एक क्वांटा फॉर्म में होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, क्वांटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अब आपका जो बोर एटम की लिमिटेशन क्या है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट अकाउंट फॉर फाइनल डिटेल। मीन्स जो बोर मॉडल में बताया, बोर ने बताया कि अपने थ्योरी में वो केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, जहाँ पर जैसे आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में शो करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, उन्होंने केवल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। कहीं कहीं पर क्या होता है, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 ऐसे लेयर बन जाएंगी, ठीक है, 3, तो वहाँ पर जहाँ पर तो वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने बताया। उन्होंने डबलेट, देखिए क्या होता है, 2 क्लोजली स्पेस लाइन, अभी मैंने बताया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे इस टाइप का उसमें ग्राफ बन जाता है, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में से देखते हैं तो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए। सेकेंड है बोर मॉडल ऑफ एन एटम कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बता दिया सेम है कि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर वहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो शो या एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। बोर थ्योरी फील्ड इन अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपके जैसे डिस्करियो इलेक्ट्रॉन में होता है कि अगर हम मैग्नेटिक रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो रेज हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम ऑफ आयन, इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन द एटम emitted radiation it placed a strong magnetic field, each spectral line is further split into a number of line। मीन्स जब आपके जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद स्प्लिट होता है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट कहते हैं। सेम है वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें, ठीक है, और इसे हम स्टार की इफेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है जीमेन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। तो जो जीमेन है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पेक्ट्रा में,
एंड जो आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस स्पेक्ट्रा में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट शो करता है वो जी मैन इफेक्ट कहलाता है, और जो बोर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का शो करता है वो आपका स्टार इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है तो जो बोर थ्योरी है वो क्या नहीं कर पाया, जो शेप से होता है कि किस टाइप का शेप से होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको उसमें भी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मीन्स इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि जो बोर ने मॉडल दिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके टू डेवलपमेंट हुई, ठीक है। एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, एक है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो फर्स्टली हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर देख लेते हैं। इट इज ए तो जब आइंस्टीन ने बताया कि जो लाइट है आपकी वो एक पार्टिकल की तरह भी वर्क करती है और एक वेव की तरह भी वर्क करती है, ठीक है। यही उसका क्या है ड्यूअल कैरेक्टर है, जो आपका जो लाइट है एक वेव की तरह भी वर्क कर रही है और एक पार्टिकल की तरह भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि जैसे आपका लाइट है वैसे ही आपके कि लाइट क्या करता है वेव की प्रॉपर्टी शो करता है और पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो वैसे आपके जो माइक्रोस्कोपिक मटेरियल हैं जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी आपके ड्यूअल करैक्टर शो करते हैं जैसे आपकी लाइट करती है, ठीक है। तो उसे डी ब्रोगली ने कहा ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पजेज वेव करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मीन्स उन्होंने कहा कि जो आपके मटेरियल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं वो जब मोशन करते हैं एक वेव करैक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो उन्होंने रिलेशनशिप बताया जो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन एम बी, ठीक है। और जो एम बी किसके इक्वल टू होगा मोमेंटम रो के इक्वल टू होता है। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर ये एच इक्वल टू यहाँ पर लेमडा ये एच, ठीक है, ये लेमडा नहीं है एच अपॉन रो हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तो आपका ये एम बी इक्वल टू मोमेंटम होता है, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वी वेलोसिटी होगी आपकी, पी मोमेंटम हो गया जो आपके किसके इक्वल टू होता है एम वी के इक्वल टू होता है। नाउ डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली रिलेशनशिप, तो जो उनके भी रिलेशनशिप बना, ठीक है। फर्स्टली जो आपका क्या है प्लांक के अकॉर्डिंग है जो आपकी ई होती है, मीन्स उन्होंने आपकी जो वेव फ्रिक्वेंसी शो किया तो उन्होंने बताया कि इक्वल टू क्या होता है एच न्यू होता है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका आइंस्टीन के इक्वल टू हमारा जो ई होता है वो एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो जहाँ पर आपकी सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अब एक तो आपका ई इक्वल टू
एच न्यू, ठीक है, और दूसरा हो गया एम सी स्क्वायर। तो आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया आपका एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और हम जाते हैं सी इक्वल टू न्यू लेमडा भी होता है, ठीक है। इससे आपने न्यू की वैल्यू निकाल दी, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब न्यू यहाँ से आपने न्यू की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एच न्यू इक्वल टू क्या होता है आपका एम सी स्क्वायर। तो ये जो न्यू है इसकी वैल्यू कितनी है आपकी सी अपॉन लेमडा है। तो क्या हो जाएगा ये एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम सी स्क्वायर तो सी से, तो एक सी से इसका वन सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एच अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी निकल गया। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी निकल गया, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी रखते हैं किसी मटेरियल पार्टिकल का, तो जो आपका सी है वहाँ पर हम वी रख देंगे, ठीक है, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका एच अपॉन एम वी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी मोमेंटम पी के इक्वल टू होती है, ठीक है। तो अगर एच हमने कांस्टेंट रख दिया तो जो आपका लेमडा है, ठीक है, जो 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 आपका लेमडा है वो क्या हो जाएगा वन अपॉन मोमेंटम। तो यही आपका डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, ठीक है। फर्स्टली आपने क्या किया प्लैंक के निकाल अकॉर्डिंग आपने निकाली इक्वल टू एच एच न्यू, ठीक है। दूसरा आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो दोनों की वैल्यू सेम है, ई इक्वल टू एच न्यू एंड ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को आपने इक्वल कर दिया। तो आपके और हम जानते हैं कि सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो उस न्यू की वैल्यू आपने एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर में रख दिया। तो वहाँ पे एक सी सी कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपकी लेमडा की वैल्यू वेवलेंथ जो होता है एच अपॉन एम सी हो जाएगा। और तो अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो सी की जगह में हमने वी रख देना है, ठीक है। अब दूसरा है आपका पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सहिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, दे है डेफिनिट मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज। तो जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या है डेफिनिट मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है, चार्ज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन में आएगा तो एक स्पॉट प्रोड्यूस करेगा जो आपका साइंटिलेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो वहाँ पर जो लेयर लगी है वहाँ पर अगर आ गया उस स्क्रीन में तो वो एक स्पॉट को क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा जो आपका साइंटिलेशन कहलाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ई स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ओनली वन साइंटिलेशन पॉइंट। तो जितने भी आपके स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल एक साइंटिलेशन पॉइंट शो करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे। दिस इंडिकेट दैट द scintillation and therefore the striking electron must be localized and non spread out like a wave। तो वहाँ पर वो वेव की तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो वहीं पर वो स्ट्राइक करेगा जहाँ पर भी वो लोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्या है उसे सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव पार्टिकल, मीन्स एक पार्टिकल की तरह वर्क कर रहा है जो साइंटिलेशन है, क्योंकि जो आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन में है वो एक स्पॉट को क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है जो साइंटिलेशन कहलाता है। वो एक कैसे वर्क कर रहा है एक पार्टिकल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरा है वेव नेचर। तो द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेसली वेरीफाइड डेविसन एंड जर्मर। तो उन्होंने इसे वेरीफाई किया वेव नंबर को और दूसरा थॉमसन ने, ठीक है। तो
Davison and Germer experiment. Davison and Germer subject the stream of electron emitted from a tungsten filament. तो उन्होंने एक फिलामेंट लिया, इन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो एज ए accelerate the speed of electron when these electron were made to strike against nickel crystal. तो अगर वो आपका जो क्या है टंगस्टन फिलामेंट है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक कर रहे हैं अगेंस्ट निकल क्रिस्टल की, ठीक है, और वहां पर वो क्या बनाते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो वो रिंग आपकी डिफ्रैक्शन रिंग कहलाती है और उस फेनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके एक्सरे है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे ही शो करते हैं, सेम पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस पैटर्न एक्सरे एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शोन इन यहाँ फिगर। द सिमिलरली ऑफ दीज टू पैटर्न्स इंडिकेट दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एक्सरे। तो यहाँ पर इन्होंने किया, तो यहाँ पर एक रिंग जैसी बनी गई है, तो जिसे हम, ठीक है, तो निकल क्रिस्टल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्या बन गई, रिंग बन गई, तो ये डिफ्रैक्शन रिंग कहलाती है और ये फेनोमेना डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। और जो आपके अभी बताया मैंने, जो एक्सरे और इलेक्ट्रॉन देखिए सेम शो कर रहा है, जैसे आपका एक्सरे शो कर रहा है वैसे आपके इलेक्ट्रॉन भी शो कर रहे हैं, ठीक है, वही बोल रहा हो। जो पैटर्न है आपके इंडिकेट क्या करें कि जो आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन है एक एक्स रे की तरह वर्क कर रहा है ये यहाँ पर, ठीक है ना। थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो थॉमसन ने यहाँ पर जो थॉमसन ने गोल्ड फॉइल का यूज कर लिया था, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये भी एक ड्यूअल करेक्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। मीन इन्होंने जब गोल्ड फॉइल लिया तब भी इन्होंने देखा कि ये एक ड्यूअल करेक्टर शो कर रहा है। नाउ तो डेरिवेशन ऑफ बोर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो जैसे आपने पहले देखा जो क्रेस्ट बनते हैं, ठीक है, जो आपके इनके बीच यहाँ पर जो क्रेस्ट बन रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पर जो आपके क्रेस्ट बन रहे हैं, अब इसमें देखिए कंसीडर इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ वेव इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल ऑफ रेडियस आर। जो भी है जैसे आपका एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, किसी अब उसके जो एस ऑर्बिटल या फर्स्ट शेल है उसके फिक्स रेडियस है उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर रहे हैं। द वेव ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी कंटिन्यूसली इन फेज और आउट ऑफ फेज, मीन जब एक्साइटेड में चली जाएगा। इफ टू एंड्स ऑफ द वेव मीट टू गिव ए रेगुलर सीरीज, मीन जब जो आपको क्रिस्ट और टॉर्च बन रहे हैं, ठीक है, आपने देखा पहले भी देखा आपने, ठीक है, ये जो क्रेस्ट बन रहे हैं, तो जब ये क्रेस्ट बन रहे हैं आपके, ठीक है, एक तो ये डायरेक्टली सीरीज में मिल जाते हैं और दूसरा नहीं मिल पाते हैं। इफ द टू एंड ऑफ नॉट मीट टू गिव ए रेगुलर सीरीज द मोशन सेट टू फेज इज द शोन, तो यहाँ पे दिया है, ठीक है, रेगुलर और क्रेस्ट इट इज सेट टू आउट ऑफ फेस, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है ये इन ऑफ फेस है, आपके क्रेस्ट एक सीरीज में मिल रहे हैं, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं और आपस में मीट नहीं हो रहे हैं, तो ये आउट ऑफ फेस है, ये इन ऑफ फेस है। As evident from figure, for wave function of continuously in phase, the circumference of circular orbital
must be an integral multiple of number of the wavelength. Otherwise, the wave would interface destructive and cancel each other. नहीं तो क्या होगा, जो बहुत सारे अगर आपके वेवलेंथ हैं तो जो आपके जो इंटरफेस में हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. The destroy itself therefore by considering the electron as wave, we automatically impose a limit of the number of orbit. जैसे फिक्स नंबर ऑफ ऑर्बिट बन जाते हैं जिसके कारण से, जैसे हमने कहा कि 1 है, नंबर ऑफ सेल 1 है, नंबर ऑफ सेल 2 है, तो एक क्या है वहाँ पर ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाएगी नंबर ऑफ ऑर्बिटलों की. ठीक है, अब यहाँ पर दिखा रखा है वह. ठीक है, सर्कमफ्रेंस है एन लेमडा के बराबर, तो ये आपका 2 पाई आर होता है और ये एन लेमडा हो गया. ठीक है, एन लेमडा की वैल्यू आपने अभी निकाली थी एच अपॉन एम बी, तो एम बी आर, ये एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया. Thus the angular momentum of the electron should be an integral multiple of h upon 2 पाई. तो जो भी आपका जो क्या इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, h अपॉन ये लगाएंगे हम h अपॉन 2 पाई. ठीक है, ये निकलेगा आपका h अपॉन 2 पाई के अकॉर्डिंग निकल जाएगा. नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका पोजीशन होता है, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम, तो ये दोनों कभी भी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी शो नहीं करेंगी. ठीक है, अगर एक एक्यूरेट है तो दूसरा की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. मीन्स अगर एक एक्यूरेट है, जैसे आपका डेल एक्स पोजिशन, ठीक है, अगर ये आपका एक्यूरेट है तो जो आपका मोमेंटम है तो इसकी वैल्यू बहुत डिफरेंस हो जाएगी. ठीक है, मीन्स दोनों एक साथ कभी भी एक्यूरेसी शो नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई. ठीक है, मीन्स जो आपकी वैल्यू है डेल एक्स और डेल पी की, वो या तो एच अपॉन 2 पाई से ग्रेटर होगी या इसके इक्वल होगी. मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी एच अपॉन 2 पाई से कम नहीं होगी. नेवर बी लेस देन एच अपॉन 2 पाई. द साइन ऑफ क्वालिटी रिफर टू द मिनिमम अनसर्टेनिटी एंड इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई. मीन्स कभी चेंज होगा, मीन्स सबसे मिनिमम जो शो करेगा उसकी वैल्यू आपकी एच अपॉन 2 पाई के बराबर, एच अपॉन 4 पाई के बराबर होती है. तो अब जो इसमें वैल्यू निकली है कि अगर डेल एक्स स्मॉल है, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड एक्यूरेटली. जब डेल एक्स की वैल्यू स्मॉल है, मीन्स जो आपका डेल एक्स है वो एक्यूरेटली शो कर रहा है. ठीक है, लेकिन जो डेल पी है, जो मोमेंटम है, उसकी वैल्यू लार्ज है. ठीक है, मीन्स अगर दोनों अगर एक्यूरेसी होते तो दोनों की वैल्यू सेम होती. अगर डेल एक्स स्मॉल है तो डेल पी की वैल्यू भी स्मॉल होती. मीन्स अगर एक एक्यूरेटली शो कर रहा है तो दूसरा एक्यूरेटली शो नहीं कर, वो अनसर्टेनली शो करेगा. सेकंड है, अगर डेल पी की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली. डेल एक्स वुड बी लार्ज. ठीक है, अगर यहाँ पर आपका जो डेल पी है, जो मोमेंटम है, उसकी वैल्यू एक्यूरेसी है, मीन्स एक्यूरेटली है, तो
जो आपकी डेल एक्स की वैल्यू है, पोजीशन की वैल्यू है, वो लार्ज है, मीन वो अनसर्टेनली शो करेगा। In other words, if the position of the particle is measured accurately, there will be more error in the measurement of momentum. Means एक आपका क्या है, एक्यूरेटली शो कर रहा है, तो दूसरा उसमें एरर शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू दी है आपको। ठीक है, एज अपॉन 4 अगर, तो यहाँ पर अगर मोमेंटम p इक्वल टू एम वी दिया है, तो आपका p की जगह एम वी रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी एम डेल वी। ठीक है, तो डेल एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू एच अपॉन 4/m, तो m जो है यहाँ गया आपका। ठीक है, वही कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सिमुलटेनियसली नोन एज एक्यूरेसी, मीन दोनों एक साथ एक्यूरेसी शो नहीं करेंगे। नाउ फिजिकल कॉन्सेप्ट, तो फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपके किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, उसी वेवलेंथ की लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। सेम आपका किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है। ठीक है, however in case of micro object such as electron, interaction of the striking photon of light with the particle will cause appreciable displacement of a particle from its normal path। मीन्स अगर आपकी कोई, ये देखिए पार्टिकल नॉर्मल पाथ चल रहा है, यहाँ से ऐसे नॉर्मल पाथ है ये, तो अगर आपकी फोटोन या लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जो वो है कुछ चेंजेस हो जाता है। यह आप एक्सपेक्टेड, तो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, तो एक न्यू पाथ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स अंडरगो ए कंसिडरेबल चेंज इन इट्स पाथ एंड वेलोसिटी, तो उसके जो पाथ में है या वेलोसिटी में उसके चेंजेस हो जाता है। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द सिंगल फोटोन यूज्ड टू ऑब्जर्व इट, द वेरी एक्ट of measure the position of the microscopic particle cause change of its momentum, तो इसी कारण से उनका जो क्या है मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है आपको, आपकी कोई इंसिडेंट फोटोन आ गई यहाँ पर, जो आपका जो ओरिजिनल पाथ है ये है। ठीक है, न्यू देखिए, न्यू एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ फोटोन, ये इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपके न्यू पाथ बन गया। नाउ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो आपका जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन क्या है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ठीक है, मीन्स जैसे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन है कि वो फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, सेकंड जो उसकी एनर्जी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव करते हैं। ठीक है, बट द आइडिया ऑफ अनसर्टेनली इन पोजिशन एंड वेलोसिटी, अभी आ गया था आपका कि पोजिशन और वेलोसिटी कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती है। The classical mechanical could be describe the behavior of electron in atom correctly. Therefore, the scientists start looking for a model which could incorporate the dual character, क्योंकि जो पहले था आपका उन्होंने केवल एक सिंगल करेक्टर वो शो करता था। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ड्यूअल बिहेवियर शो नहीं करता है।
ठीक है। और जो आपके क्या है पोजीशन ऑफ वेलोसिटी है वो एक्यूरेसी शो नहीं करते हैं, वो अनसर्टेनली शो करते हैं। ठीक है, तो इसी रिजल्ट को मीन कि ये डुअल बिहेवियर करेक्टर शो कर रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या बना, एक क्वांटम मैकेनिक्स बना जो श्रोडिंगर ने शो किया। ठीक है, जिसे आप वेव मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger। तो ये आपका हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने किया। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ द एटम। उन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, जो वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि आपकी जो पोजीशन है और वेलोसिटी क्या नहीं करती है, एक्यूरेसी शो नहीं करती है। और श्रोडिंगर ने बताया कि जो पार्टिकल की डुअलिटी में डुअल नेचर शो करता है। तो उन्होंने इस मॉडल को आप मॉडल क्या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, तो जो आपका श्रोडिंगर है उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दिया। तो क्या है, डेल्टा स्क्वायर साई, इस साई की वैल्यू होती, साई कहता है अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो ये आपने श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया, ये उसका इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे हम जो नॉर्मली है इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, एच बार साई इक्वल टू ई बार साई। ठीक है, और जिसे हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। When Schrodinger wave equation was solved with a hydrogen atom, the solution gives the possible energy states या लेवल। मीन्स जब श्रोडिंगर ने इक्वेशन निकाली सॉल्व की हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, उसमें जो पॉसिबल एनर्जी लेवल है, मीन्स किसकी कितनी एनर्जी होती है, दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाते हैं। दीज वैल्यू ऑफ एनर्जी कॉल्ड ईगन वैल्यू। मीन्स जो आपके एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं वो आपका ईगन वैल्यू कहलाता है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद दीज एनर्जी वैल्यू। जो आप वहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो रहे हैं, जो उनकी क्या है एनर्जी की वैल्यू है, वो ईगन फंक्शन कहलाएगा। जो तो आपके इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहे हैं वो ईगन वैल्यूज है। ठीक है, और जो एनर्जी वैल्यू है वहाँ पर तो ईगन फंक्शन है। द वेव फंक्शन and the corresponding energy states are characterized by set of 3 quantum number। तो जो हम वेव फंक्शन निकालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, जो आपके क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दी नंबर अराइज ए नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जैसे आपका क्या होगा कि आपके जो सेल हैं, सेल कैसे फॉर्म करते हैं, जो आपके ऑर्बिट हैं, ठीक है, वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो टोटल इसी के अकॉर्डिंग आपका है श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग। दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम सक्सेसफुली predict all aspects of the hydrogen atom spectrum and other phenomena which could not be explained by बोर मॉडल। तो ये आपका जो बोर मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया।
द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन नॉट सॉल्व एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी आया था पहले कि जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है तो जो एग्जैक्टली वैल्यू होती है, अगर हम किसी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो एग्जैक्टली है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन में सॉल्व नहीं निकला। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स अब यहाँ पर क्या है कि किस रीजन में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल हो रहे हैं, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो शो होगा। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल रीजन, कि उस प्रोबेबल रीजन में कितने आपके इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं या कितने आपके सर्कुलर पाथ शो हो रहे हैं। इन प्लेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ सर्कुलर पाथ proposed by Bohr. According to this approach, we cannot say simply that the electron exists a particular point, कि एक पॉइंट पे तो नहीं होगा लेकिन पूरे पाथ में होगा। ठीक है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक फिक्स पार्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो मूव रिवॉल्व करते रहते हैं। बट वी टॉक अबाउट सर्टेन रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, तो जहाँ उस रीजन में जहाँ पे स्पेस होगा न्यूक्लियस में, तो वहाँ पर आपकी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते रहेंगे। दिस मोस्ट प्रोबेबल रीजन इन स्पेस कॉल्ड ऑर्बिटल, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, तो वो आपका ऑर्बिटल कहलाएगा। तो ऑर्बिटल एज ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस when the probability of finding the electron is maximum, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्या करते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। If a boundary is drawn which enclose a region where there is high probability of finding the electron, the figure obtained gives a general picture of orbital। मीन्स जहाँ पर भी आपकी जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है, कितने उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल here is shown by rotate figure represent electron cloud. The intensity of dot gives the relative probability of finding the electron in the particular region। तो उस रीजन में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन की जो भी प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। इट मे बी नोटेड दैट देयर आर सम changes of finding the electron even outside the figure। Provide a comparison of orbital with a circular orbital proposed by Bohr। तो बोर ने आपके जो स्ट्रक्चर थे, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं जहाँ पर मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम, तो ये आपका एक ऑर्बिट है। ठीक है, ये आपका एक ऑर्बिट हो गया, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर सकते हैं। ना क्वांटम नंबर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर अभी पहले आया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 टाइप के होता है, एक स्पिन होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो आपकी एनर्जी लेवल है या एनर्जी सेल है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि n = 1 2 3 4 1 सेल 2 KLMN। ठीक है, या तो हम उसे कहते हैं कि क्या है, n = 1 2 3 4, मीन जो उनकी जो एनर्जी लेवल है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करेगा। ठीक है, इसे हम KLMN भी कहते हैं। जैसे हमने सेल कह दिया कि इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, जैसे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्या है, सेल हैं, ये आपका आइडेंटिफाई करेंगे सेल को, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आइडेंटिफाई करेंगे सेल को। नाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये आपका जो क्या, ये आपके एंगुलर
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर कहलाते हैं। और ये आपके डिनोट करते हैं किसे, सबसेल, किसे, ये आपके करेंगे सबसेल और सब लेवल को। ठीक है। और जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू आपकी 0 से n-1 तक होती है। जो आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर L है उसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। ठीक है। जैसे आपका n=1, अगर n=1 हो गया तो L=, अगर n=1 है तो L कितने में डिपेंड करता है, 0 से n-1, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर n=2 है, अगर n= आपका 2 है तो L की वैल्यू निकालिए 0 से n-1, एक तो 0 आ गया, L=, एक तो आपका 0 आ जाएगा, और दूसरा कितना है n-1, 2 - 1 1, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर n=3 है, अगर n=3 है तो L की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा, 0 to n-1, तो वहाँ से पूरा 0 तो n3-1 2 मीन्स 0 1 and 2, तो ये L की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है। तो एजीमुथल किस पर डिपेंड करता है, आपका n पर, जिसकी वैल्यू 0 to n-1 होती है। ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिए, n की वैल्यू दी है, n अगर 1 है तो L की वैल्यू 0। ठीक है। और L की अगर वैल्यू 0 है तो ये आपका 1s होगा, क्योंकि n 1 है और L=0, इसकी वैल्यू s होता है। ठीक है। अगर n=1 है तो L=0 है। ठीक है। n=2 है तो L=0 and 1 है। ठीक है। जो L=0 होता है आपका s होता है, L=1 होता है p होता है, L=2 जो होगा आपका d होगा। ठीक है। तो अब आपका जैसे नंबर n आ गया, L=0 है तो जो L=0 होता है s होता है, तो 1 और s हो गया। और 2 का देखो, 2 अगर n=2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगा, तो इसमें तो 2s हो जाएगा। और अगर L की वैल्यू 1 है तो वो p शो करता है, तो ये 2p हो गया। वैसे सेम 3 है, 0 1 2, अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 से n-1 तक आ जाएगा, तो 0 1 2, तो 0 में s होता है, 1 में p होता है, 2 में 3 होता है। ठीक है। और अगर L की वैल्यू 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू f होती है, तो ये, तो इसे यहाँ से नंबर ऑफ सेल निकल जाएंगे आपके, और यहाँ से सब सेल निकल जाएंगे f, SPDF। ठीक है। मीन जो आपका L है वो आपका सब सेल जो हम SPDF फिल करते हैं उसे डिनोट करेगा। नाउ एंगुलर मोमेंटम जो आपका क्या है, एजीमुथल था, अगर वो आपका एंगुलर मोमेंटम शो करता है, तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, h/2π L+1। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर, तो ये आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड नोन एज द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये ऑलवेज एसोसिएट विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जो आपका मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं कि ऑर्बिटल में, तो ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक नंबर है वो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल शो कहलाएगा। अब जो m की वैल्यू है
वो माइनस एल से प्लस एल तक होती है। जीरो भी आएगा माइनस एल से प्लस एल तक। जैसे आपका एल इक्वल टू 1 है, अगर एल इक्वल टू 1 है तो -1 0 और +1, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। और अगर ऐसे निकालते हैं वर्ड में, अगर हम अलग मेथड से निकालते हैं -L02 सेकेंड है मेथड है, आप ऐसे ही शो करते हैं 2l+1। जैसे अभी मैंने बताया एल इक्वल टू आपका 2 है तो 2 × 2 + 1 तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो एल इक्वल टू 0 है तो एम की वैल्यू 0 ही होगी। एस सब सेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसे हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। एल इक्वल टू 1 तो एम की वैल्यू -1 नहीं पहले बता दिया आपको, ठीक है। -1 0 +1। पी सब सेल कंटेन 3 ऑर्बिटल कॉल्ड पी ऑर्बिटल। These are indicate the numerical subscript p+1, p0, p-1 और these are designed alphabetically described, means जो आपकी px, py और pz तो 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, px, py एंड pz, ठीक है। अगर 2p है तो आप उसे 2px, 2py और 2pz शो कर सकते हैं, ठीक है। तो l इक्वल टू अगर 1 है तो मीन्स जो आपके m की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो l माइनस एल से प्लस एल तक उसकी वैल्यू होती है। अब नाउ स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जब आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो उसमें एक ये जाता है आपका क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए हम इसे +½ और -½ से शो करते हैं, एक क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंटी